जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफ्दर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि एचपीएलसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो थोड़े बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या जो एक्सपेक्टेडली पूछे जाते हैं, तो आज भी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जब आप कहीं पे एचपीएलसी से रिलेटेड इंटरव्यू देते हैं, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है एचपीएलसी चला रहे हैं, तो कुछ और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखने बड़े इंपॉर्टेंट, कम सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया होगा कि नॉर्मली एचपीएलसी पे किस किस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। अच्छा फ्रेंड्स, बस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो क्वेश्चन है, जो आप जब एचपीएलसी से रिलेटेड बात करते हैं तो आपसे लाजमी पूछा जाता है, इज एचपीएलसी क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एचपीएलसी को हम क्वालिटेटिव कहते हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ये वो इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो घूम फिर के आपके सामने किसी न किसी तरीके से आ जाता है। जिसका आंसर है कि एचपीएलसी जो वो दोनों है, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी काउंट होता है। अब कैसे? आपका जो एचपीएलसी में जो पीक का आरटी होता है, जब रिटेंशन टाइम पे किसी एक सैंपल से दूसरे सैंपल पे और स्टैंडर्ड और सैंपल से जो आरटी है वो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ शो कर रहा होता है। आरटी की बेस पे आप जज करते हैं कि ये एचपीएलसी क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी आप चेक कर रहे होते हैं। जो सैंपल लगा और जो स्टैंडर्ड लगा, दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन जब उनकी आप कैलकुलेशन करके जो अमाउंट निकालते, परसेंट ऑफ एस से निकालते, जो आपने एस से लगाया, कितने परसेंट आपके रिजल्ट आया जो कैलकुलेशन की, वो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, तो क्वालिटेटिवली जब भी बात करेंगे तो वो आरटी की बेस पे हो रही होती है, और जब आपकी कैलकुलेशन एस से जो आप कंपाउंड जो लगा रहे होते हैं, जो कैलकुलेशन करके रिजल्ट्स निकालते हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो व्हाट इज प्रेजेंट यानी क्वालिटेटिव है, हाउ मच इज प्रेजेंट एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, लेकिन आपने ज्यादातर लोग इससे पूछते हैं कि कहीं ये सिर्फ क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, दोनों काउंट होती है। ठीक है, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और है, व्हाई एचपीएलसी शोज लीकेज। एचपीएलसी पे ड्यूरिंग एनालिसिस लीक्स क्यों हो जाती है, लीकेज के पॉइंट से क्या हो जाता है, क्यों जगह जगह से एचपीएलसी लीक कर जाता है, इसके पीछे क्या कॉज है। तो इसका आंसर आपने ये देना है, जो एचपीएलसी जब भी लीक करेगा, याद रखिएगा, या तो कंटामिनेशन या कोई ब्लॉकेज या क्लॉगिंग जब किसी एक पॉइंट में ट्यूबिंग में आएगी तो प्रेशर हाई हो जाता है, बैक प्रेशर बढ़ता है, जिससे एचपीएलसी लीक कर जाता है किसी भी ज्वाइंट्स वाले पॉइंट से। या आपकी जो लूजिंग है एचपीएलसी के अंदर, या कॉलम आपने लूज टाइट किया है, किसी इंटरनली की जगह टाइटनिंग होते हैं, वहां से अगर आपने लूजिंग छोड़ी हुई है तो भी जगह से एचपीएलसी ऑटोमेटिकली लीक कर जाता है जब उस पर से फ्लो चलाते हैं या प्रेशर उसको पड़ता है। तो इसलिए या तो लूजिंग होगी तो एचपीएलसी लीक करेगा। दूसरा, अगर आपने कुछ कंपाउंड सॉल्वेंट ऐसा यूज किया जो कंटामिनेटेड था, कोई ब्लॉकेज, कोई सेडिमेंट्स आपकी ट्यूबिंग के बीच में आया, जिससे क्लॉगिंग हुई और प्रेशर हाई हुआ, और जो एचपीएलसी डिफरेंट पॉइंट से जॉइंट से लीक कर सकता है। ठीक है, ये दो इसके रीजन है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड अनस्टेबल बेसलाइन। अनस्टेबल बेसलाइन के पीछे क्या कॉजेज होते हैं, इसका आंसर अपनी देना है। जो अनस्टेबल बेसलाइन होती है, इसके रीजन ये है, वो है कंटामिनेशन। अगर आपका कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं है, सिस्टम ओवरलोडेड था, तो आपकी बेसलाइन स्टेबल नहीं होगी। और दूसरा, एनालिस्ट का बिहेवियर है एचपीएलसी के साथ। जब भी याद रखिए बेसलाइन स्टेबल करनी हो तो आप ग्रेजुअली फ्लो रेट बढ़ाया करें। फ्लो रेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप डायरेक्ट हाई प्रेशर पे, हाई फ्लो रेट पे सिस्टम को चलाते हैं तो सिस्टम एकदम से प्रेशर लेता है और उस बेसलाइन स्टेबल होने में प्रॉब्लम होता है। दूसरा, आपकी सॉल्वेंट से उनको आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड करें। अगर आपके सॉल्वेंट की होमोजेनाइज नहीं किया, मिक्स ठीक तरीके से नहीं किया, जो स्पेशली अगर आपको मोबाइल फेज है, तो वो फिर अगर आप फ्रेशली बना हुआ नहीं है तो उस बेस पे भी आपकी कंटामिनेशन होगी, आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं रहेगी। पहला रीजन है कॉलम का वॉश ना होना, सिस्टम ओवरलोड होना। ठीक है, इसकी बेस पे आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होती। दूसरा, अगर आप फ्लो रेट बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, कम फ्लो रेट रखें, तो आपकी बेस लाइन इजीली स्टेबल हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, व्हाट इज द कॉजेज बिहाइंड अनस्टेबल प्रेशर। सिस्टम के अंदर प्रेशर अनस्टेबल क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है, रीजन है कि सिस्टम प्रेशर स्मूथ नहीं दे रहा। क्योंकि जब तक प्रेशर आपका स्टेबल नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, आपकी एनालिसिस आगे नहीं जाती। इसके पीछे रीजन है, जब आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है, इसमें बहुत सारे रीजन है। नंबर 1 रीजन है एयर इन एचपीएलसी। अगर आपके सिस्टम में एयर ट्रैप हो गया है तो आपका बेसलाइन का प्रेशर अनस्टेबल रहेगा, अप्स डाउन होता रहेगा। दूसरा, ब्लॉकेज। और तीसरा, कंपोजिशन ऑफ द सॉल्वेंट्स, उसको आपने मिक्स नहीं किया ठीक तरीके से। ठीक है, उस केस में भी आपका बेसलाइन अनस्टेबल रहेगा। और दूसरा, एयर सिस्टम में है तो आपका बेसलाइन अनस्टेबल रहेगा, एयर को रिलीज करना होगा। दूसरा, आपका कॉलम की परफॉर्मेंस वो भी ठीक नहीं, तो उस केस में भी आपकी बेसलाइन अनस्टेबल रहेगी। तो ये तीनों चीजों से आपने देखना होता है। फ्लो रेट का बहुत बड़ा रोल है कि फ्लो रेट आपने ग्रेजुअली बढ़ाना होता है, एकदम से हाई फ्लो रेट पे आपकी बेसलाइन स्टेबल इतनी आसानी से नहीं होती। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, हाउ टू चूज रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज। एचपीएलसी के अंदर नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज कैसे हम चूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एचपीएलसी की जो रिवर्स फेज है या नॉर्मल फेज है, ये बेस कर रहा होता है एनालिसिस के ऊपर, स्पेशली खासकर
जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो आप काम करते हैं नॉर्मली रिवर्स फेस पे काम कर रहे होते हैं. और नॉर्मल और रिवर्स फेस की पहले तो आपको डेफिनेशन बताओ. रिवर्स फेस में क्या होता है कि आपका मोबाइल फेस मोर पोलर होता है, स्टेशनरी फेस लेस पोलर होता है. पोलरिटी स्टेशनरी फेस की कम है, और नॉर्मल फेस के अंदर आपके स्टेशनरी फेस की पोलरिटी ज्यादा होती है और मोबाइल फेस लेस पोलर होता है. इसी पोलरिटी की बेस पे आपकी सेपरेशन हो रही थी. ठीक है, जब आप कंपाउंड की सिलेक्टिविटी ऐसी करते हैं कि जो कंपाउंड की नेचर देखते हुए कि उसकी पोलरिटी लेवल क्या है, उस पर चार्ज स्पेशली कितना है कंपाउंड के ऊपर, तो उसके बेस पे आपका रिवर्स फेस चूज होता है, उसके बेस पे आपका नॉर्मल फेस चूज होता है, और उसी की बेस पे आप कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेस आप चूज करते हैं. क्योंकि ये तीनों चीजें मिलती है, एनालाइट के ऊपर चार्ज, स्ट्रक्चरली फेस और मोबाइल फेस. जब इनकी इंटरेक्शन तीनों चीजों के दरमियान होती है तो आपका इल्यूशन का फेनोमेना होता है, क्योंकि आपने पीक को इल्यूट कराना होता है. तो इन्हीं चीज की जो पोलैरिटी है, कंपाउंड की नेचर है, इनको देखते हुए स्ट्रक्चरली फेस की नेचर, मोबाइल फेस की नेचर, स्पेशली खासकर मोबाइल फेस के अलावा जो आपका कंपाउंड उसकी नेचर को देखते हुए फेजेस को चूज किया जाता है कि ये कंपाउंड की नेचर है, ये इसकी पोलैरिटी आ रही है, इस बेस पे हम रिवर्स फेस पे काम करेंगे या नॉर्मल फेस पे काम करेंगे. कंपाउंड आयनिक है या कोवलेंट है, तो इस लिहाज से आपका रिवर्स फेस या नॉर्मल फेस चूज होता है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए. इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, फिर बड़ा रिसर्च वर्क है. ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए निकाले कि कुछ लोग बार बार सवाल कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था कि नॉर्मली टिपिकली क्वेश्चन किस तरह के आते हैं. वैसे तो बेतहाशा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आज ये थोड़े से क्वेश्चन है HPLC के इंटरव्यू के रिलेटेड. तो वीडियो को आप एंड करते हैं. कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए. अगेन को जो चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि उससे टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.